जनाब, बदस्तूर हालात बड़े ख़राब है ईरान के अंदर। कतर में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हमला किया है। दुबई में अमेरिकन कौंसल खाने पर जो है वो हमला हुआ, आग भड़क रही है। सऊदी अरब के 2 क्रूज़ मिसाइल जो ईरान की तरफ गए थे, ईरान ने दावा किया हमने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, उनको उड़ा दिया है। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले में जो है ईरान ने दावा किया 160 अमरीकियों की हलाकत का। अब ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। और ईरान पर हमले के लिए फ़ौजी अड्डे ना देने पर ट्रंप ने जो है वो स्पेन को भी धमकी लगा दी। जंग जो है ये बढ़ती जा रही है। मतलब यूरोप की वो कंट्रीज जो अमेरिका के साथ नहीं आ रही, अमेरिका उस नाराज़गी का बरमला इज़हार कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेन एंड फॉर एग्जांपल इंग्लैंड। और इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ की जिनमें अमेरिका की ऑलरेडी जो है अड्डे मौजूद हैं, वो तो ऑलरेडी ईरान ने मिसाइल फेंक फेंक के उनको वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, चाहे वहाँ से अमेरिका और इसराइल ने अब की दफ़ा अटैक किया था या नहीं किया था ईरान के ऊपर। ये तमाम चीज़ें जो है ये चल रही हैं। और सबसे जो बड़ी इस वक्त सिचुएशन है ना, जहाँ पे आके बात सेंटर में आ गई है, फोकल पॉइंट बन गई है, वो इकॉनमी, इस वॉर की कॉस्ट। कल आपको मैंने बताया था बड़ी डिटेल के साथ कि अमेरिका की अपनी जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उनका टैक्स पेयर परेशान हुआ है कि जो अमेरिका जब जंगे करता है तो उसके जो नुकसान होता है 2001 से अब तक। इवन हमने बताया था कि $2.25 बिलियन लगा जब इसने ईरान पर अटैक किया जून 2025 के अंदर। और ये सारा टैक्स पेयर जो है सेंसिटिव है अमेरिका का। मतलब उनको इस चीज़, वो कहते हैं अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे आए तो आप सारा पैसा लगा दें उस पर, लेकिन अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कोई नहीं है, जैसे ईरान ऑब्वियसली अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का खतरा तो नहीं है, वो तो बेचारा इस काबिल भी नहीं है जिस तरह उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, अपने वेपन्स टेक्नोलॉजी को, अपनी इकॉनमी को, कि वो इसराइल का कुछ कर सके। तो वो अमेरिकन में अब जो पोल है, जो अमेरिका के 2 बड़े टीवी चैनल्स का पोल है, उसमें ट्रंप की इस वॉर को टोटली रिजेक्ट किया गया है। उनको ना इसका मकसद समझ आ रहा है, ना उनको ये यकीन हो रहा है कि कितनी जल्दी ये ख़त्म होगा, कितनी जल्दी ये इस पर नतीजा निकलेगा, और नतीजा निकालना क्या है ये भी समझ किसी को। ये इस तरह की वॉर है जैसे कि इससे पहले इराक पे की गई थी, समझ आ गई सद्दाम को रिमूव करना है। अफगानिस्तान पे की गई थी, चलो जी तालिबान को फारिग करना है और उसामा बिन लादेन को कैप्चर करना है। लीबिया पे रेवोल्यूशन लाया गया, अंदर से पता था यार कज़ाफ़ी को फारिग करना है। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रही। और अगर रजीम चेंज करने के लिए कहा गया तो रजीम इस तरह उनका चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि जो ट्रंप सोच रहा था कि जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, उनकी लीडरशिप को उड़ा देंगे, उनके आर्मी चीफ को उड़ा देंगे, उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा देंगे, तो ईरान की वो पब्लिक जो कुछ महीने पहले महंगाई के खिलाफ यूथ प्रोटेस्ट कर रही थी वो बाहर निकल आएगी, वो टेक ओवर कर लेगी, अमेरिका उसे सपोर्ट करेगा और उनमें से एक बंदे को बिठा देगा। ये सब कुछ भी फारिग हो चुका है। तो समझ नहीं आ रही अमेरिकन को और दुनिया को कि क्या कह रहा है, और इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आप नए हर्मस जो है उस पर अमेरिका भी इस लेवल तक आ गया कि वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे भी कूदूंगा, और ईरान ने जो रोका है इसको, अब मैं अपनी वॉरशिप्स दूंगा, हमारे जो है बहरी जहाज़ बड़े बड़े आएंगे, वहाँ पर एक्शन होगा। ईरान के जो गार्ड्स और ईरान की जो वॉरशिप्स वहाँ खड़ी हुई हैं, जो वहाँ बोट्स को आप नए हर्मस क्रॉस करने नहीं दे रही, हम उनको अटैक करेंगे। अब ये जंग बढ़ेगी। अब नए हर्मस जो है उसके मतलब कल भी बताया था, लेकिन आपको मैं मजीद बता दूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जिसको ईरान ने ब्लॉक किया है। ये है एक छोटा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर पर है, चौड़ा है। ये ईरान और ओमान और यूएई के दरमियान वाक़या है, लेकिन यहाँ से तकरीबन 20% आलमी तेल की सप्लाई गुजरती है। यानी तकरीबन रोज़ाना 17 मिलियन बैरल हमें भी जो ऑयल मिल रहा है, यूरोप को भी जो ऑयल जा रहा है, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इन सबको जा रहा है, यहीं से जा रहा है। इसके बाद इस तेल की तरसील जो है खलीज फारिस के 8 ममालिक ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई से होती है। ये वहाँ से भेजते हैं। और यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर की तकरीबन 90% तेल की जो एक्सपोर्ट है वो इसी रास्ते से है। अब आप देखें भारत को, अगर हम फोकल करें इसके ऊपर, भारत अपने तेल की 85% ज़रूरियात जो है वो इंपोर्ट करता है, ऑयल जो है, और उसमें 60% तेल जो है वो मशरक़ वस्ता में इसी आबना हुर्मुज़ से आता है। और अगर आबना हुर्मुज़ बंद हो जाए, जैसे कि बंद हुई भी है, तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान में फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, उनकी इंडस्ट्री मुतासर होगी, उनकी स्टॉक एक्सचेंज मुतासर होगी, वहाँ नौकरियाँ ख़त्म होगी, मईशत तबाह होगी। इसी तरह अब चाइना, दूसरा इफेक्ट जो है इसका, सबसे ज़्यादा मुतासर चाइना हुआ है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाली कंट्री है। हर रोज़ 1 करोड़ बैरल तेल चाइना बरामद करता है, यानी कि चाइना के पास आता है, दरामद करता है, सॉरी, इंपोर्ट करता है। चाइना के तेल के 40% जो इंपोर्ट्स हैं वो आबना हर्मस के जरिए आती हैं। अगरचे चीन ने रूस और वस्ती एशिया के साथ पाइपलाइनें बनाई हुई हैं, लेकिन चीन की तवानाई की ज़रूरियात का सिर्फ वो 20% पूरा करती है, बाकी 40% ये आबना हर्मस से ही आता है जो इस वक्त बंद हुआ हुआ है। और चाइना की मईशत को शदीद धचका लग भी रहा है, और उसके असरात फिर पूरी दुनिया में जाएंगे, सिर्फ चाइना में जाएंगे। चाइना एक वर्ल्ड मार्केट को होल्ड करता है। आगे आप जापान में आ जाएं। अब जापान ने वैसे तो अपने ये
क्लेम किया हुआ है कि उसके पास 290 दिन का तेल के रिसोर्सेज है। लेकिन कोई कंट्री अपने तेल के रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करना नहीं चाहती। तो जापान जो है अपनी तेल की 90% ज़रूरियात जो है वो इम्पोर्ट करता है, उसमें से 75% जो है आबनाए हरमज से आती है, गल्फ कंट्री से, वो भी इस वक्त तो रुड़ गया। आगे आ जाए सऊदी अरब। सऊदी अरब जो भेजता है, जो बिजनेस करता है, जो पैसा बनाता है ऑयल से, सऊदी अरब का 80 से 90% तेल दुनिया के तमाम दीगर ममालिक को जो है वो इसी आबनाए हरमज से गुजरता है। सिर्फ 10% यूरोप को देता है, इस जो बहरी रास्ता रेड सी से जाता है, अदरवाइज सारा आबनाए हरमज ही है। ये अहम रास्ता बंद हो जाए तो सऊदी अरब शदीद ऑब्वियसली मुतासर होकर हुआ है, क्योंकि अचानक उनकी आमदनी 80 से 90% जो है वो खो जाएगी। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे यूरोपीय ममालिक जो है अपनी तेल की 10% इम्पोर्ट जो है इसी रास्ते हासिल करते हैं। और आलमी तौर पर माहिरीन का ये कहना है कि आबनाए हरमज के बंद होने से तेल की कीमतें $150 फी बैरल से तजावज़ कर सकती है, महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन होगी। और ये सिर्फ 33 किलोमीटर जो आबनाए हरमज की है ना, इसने हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। और ये एक वाहिद जगह है जिससे ईरान अब अमेरिका के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को हिलाकर जंग जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि जिससे वो ईरान, अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर सके। मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी साहब, जावेद चौधरी साहब और मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। अगर मैं सबसे पहले एयर मार्शल साहब से एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप साबिक सफ़ीर भी रहे हैं शाम में। सर, आबनाए हरमज की वैल्यू जो है हमें पता है, मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका अब ये कह रहा है कि मैं वहाँ पर अपनी वॉरशिप्स दूंगा, मैं अपनी बड़ी बड़ी बोट्स वहाँ पे भेज रहा हूँ और वो एस्कॉर्ट करेंगी, वो वहाँ पर जो है पुलिसिंग का रोल प्ले करेंगी और ईरान को उड़ा के रख देंगे वहाँ पे। ये ग्राउंड के ऊपर बल्कि समुद्र के ऊपर क्या रियलिटी है, अमेरिका के लिए कितना ईजी है अपनी वॉरशिप्स को वहाँ भेजना, और ईरान की क्या पोजीशन है, कितनी वहाँ स्ट्रेंथ है उनकी नेवी तो उनकी उड़ा दी है अमेरिका ने बकौल अमेरिका के, तो वहाँ पे कितने का ईरान का वहाँ पे होल्ड होगा कि जब अमेरिका की वॉरशिप्स वहाँ पर आएंगी तो क्या आबनाए हरमज जो है वो बहाल नहीं हो जाएगी और ईरान का जो ट्रम्प कार्ड है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? एयर मार्शल साहब। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब इनवाइट करने का। इससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बहुत मुख्तसरन इस जंग के दो बहुत भयानक पहलू हैं जिसके बारे में नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसरन। उनमें से पहला ये है कि जब अमेरिका ने ये जंग स्टार्ट की तो उसने पहले दिन 900 स्ट्राइक्स की। इतनी स्ट्राइक्स जो हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप टारगेटिंग कर सकें, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर AI का क्लॉडिया इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली उस सॉफ्टवेयर की जो उन्होंने प्रोग्रामिंग की, उस प्रोग्रामिंग में जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत होता है कि आप मिलिट्री टारगेट लें, इसमें टारगेट अवाम को लिया गया है और उसका मैं अभी आपको सबूत देता हूँ। अब उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि आप देखें वहाँ पे रेड क्रॉस की बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, जो एम्बुलेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर था जो ईरान में वो तबाह हो गया है, स्कूल तबाह हो रही हैं, हमारी एम्बेसी के सामने बिल्डिंग्स बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं वो तबाह हो गए हैं। तो मुझे शक है कि ये जो फिगर हम 900 की सुन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। अब ये टारगेटिंग कैसे होती है, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, पाकिस्तान भी इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ एक पनिशमेंट स्ट्रेटजी उसने अडॉप्ट की हुई है। मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, जो टारगेट्स होते हैं इसको पर्सनली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ खुद देखते हैं, और बाज़ औक़ात 10 टारगेट होते हैं तो उसमें से सिर्फ वो एक सिलेक्ट करते हैं कि कहीं कोई खातून और बच्चा ना हो, और यही जेनेवा कन्वेंशन भी बताता है। इसीलिए आज हम इतने वसूख से कह रहे हैं कि जी आई थिंक कल की फिगर थी कि 464 तालिबान जो टेररिस्ट थे या सपोर्टर थे उनको मारा गया। लेकिन उसके बरक्स अमेरिका जो कर रहा है ये एक बहुत बड़ी तबाही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये जंग बदकिस्मती से रिलीजियस रंग ले चुकी हुई है, इसकी भी जिम्मेदारी अमेरिका पे आती है। जब जंगें जी हाँ बिल्कुल, और जब ये जंग रिलीजियस रंग ले लेती है तो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं होते, फिर एस्केलेशन होती है और फिर इसका दायरा बहुत वसी हो जाता है। और उसका आप जानते हैं स्टार्ट पीट हेक्सटिंग लिया है जब उन्होंने प्रॉफिटिक डिल्यूजन की बात कर दी है, जबकि इनकी अपनी आप देखें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी जगह पे कब्जा कर सकते हैं, किसी को भी ये कत्ल कर सकते हैं और तबाही फेर सकते हैं। यानी कि वो रूल के तहत तो टेस्टामेंट में लिखा हो या ना लिखा हो, मैं अर्ज कर रहा हूं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको पावर होती है ना, वो जहां जरा सा भी गैप देखता है वो उसको फिल करने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान में मराठों ने देखा कि जब मुगल सुल्तनत जो थी औरंगजेब के साथ साथ जारी थी जवाल की तरफ, उन्होंने उस गैप को फिल करने की कोशिश की, बाहर से फिर हमलावर आ गए, उन्होंने देखा वहाँ पर गैप है दिल्ली में। तो सर ये तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस का असूल है ना, रियलिस्ट फिलॉसफी का। लेकिन सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अमेरिका ने अब कहा है कि वो वहाँ से एस्कॉर्ट करेगा, अपनी वॉरशिप्स लेके आएगा,
वो किस तरह कर पाएगा और कितने % चांसेस, ये तो बताइए सर। जी बहुत ही मुश्किल है ये काम, क्योंकि देखिए इस वक्त जो ईरान है वो वॉर ऑफ सर्वाइवल कर रहा है। जब आप वॉर ऑफ सर्वाइवल करते हैं तो आप सारी ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट करते हैं। अभी इनके जो मिसाइल सिलोज और जो ड्रोन्स थे, ये इन्होंने ईरान ने बहुत डीप डाउन रखे हुए हैं, इसीलिए वो उनको प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप देखें ईरान कैलिब्रेट कर रहा है और प्रिजर्व कर रहा है अपने मिसाइलों और ड्रोन्स को। अमेरिका का ये कहना कि वो एस्कॉर्ट करके ले जाएगा अब नए हुर्मुज़ में से, इट इज़ इम्पॉसिबल। आने वाले आप दिनों में देख लेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। और जो आपने खदशात का इजहार इकोनॉमी के हिसाब से किया वो बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है अमेरिका एस्कॉर्ट करे। जावेद चौधरी साहब, आप तो तारीख के भी स्टूडेंट हैं, बल्कि उस्ताद हैं, मुझे एक तो ओवरऑल प्लीज़ अपना नक्शा पेश कीजिएगा इस वॉर का। लेकिन मेरा बुराई सवाल आपसे ये है कि यहाँ से आपको कौन जीतता हुआ और कौन ख्वार होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या यार्ड स्टिक है आपकी जिस पे आप कह सकते हैं कि यार ये पोजीशन जो है, जो ले रही कंट्री है, ये जिस तरह परफॉर्म कर रही है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ब्लॉक है इजराइल और अमेरिका का, वो इस वजह से जीत रहे हैं या इस वजह से हार रहे हैं? चौधरी साहब देखिए कामरा साहब, इस जंग के अंदर एक ट्रेजेडी है, और वो ट्रेजेडी ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो ईरान को हराए और ख़ुद जीते। और अगर वो जीत नहीं पाता या थक जाता है, या फिर उसके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, या उसकी इकॉनमी जो है वो फंस जाती है, तो उसके पास पे जो ऑप्शन बचेगा वो बड़ा खौफनाक होगा। ये बिल्कुल जापान जैसी सूरत हाल है। अगर आप जापान को स्टडी करें 1945 में, तो अमेरिकन जंग ख़त्म करना चाहते थे लेकिन जापानीज़ ख़त्म नहीं करना चाहते थे, तो अल्टीमेटली अमेरिका को वहाँ पे एटम बम मारना पड़ा और उसने मारा। और उसके बाद देखें जो भी हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि ये वाहिद सुपर पावर है और ये कभी नहीं चाहेगी कि ये हार जाए, क्योंकि अगर ये हार गया तो अमेरिका टूट जाएगा, अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो एक चक्कर में आया है और उसको चक्कर दिया है नेतन्याहू ने, जिसको ज़ाहिर है जिसके पास चंद महीने रह गए हैं और उसने अल्टीमेटली फारिग हो जाना वहाँ से, और उसके बाद उसका ट्रायल भी हो जाना है। और इसराइली उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के अंदर, वो आप मुलाहिजा कर लें, जो उसके खिलाफ केसेस बने हुए हैं वो देख लें। उसने ट्रैप किया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की हमाकत है कि उसने इतनी दूर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अब वो फंस गया है यहाँ पे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई इस्लामी मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हों, और बजाय इसके कि वो ख़ुद ईरान के साथ लड़ना शुरू करें, उनको चाहिए कि दरमियान का रास्ता निकालें, कोई गिव एंड टेक करके अमेरिका को रास्ता दें। क्योंकि अगर अमेरिका को रास्ता नहीं मिलता तो ये सारी सूरत हाल इंतहा दर्जे की ख़तरनाक हो जाएगी, और ख़तरनाक होगी क्योंकि उसने फिर एग्ज़िट करने के लिए वो आखिरी रिजॉल्व तक जाएगा। क्योंकि देखिए एक तो जज्बात है ना, जज्बाती तौर पे हम तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन अकली लिहाज से देखें एक सुपर पावर है, और अगर उसको ये रास्ता नहीं मिलता तो उसका जो नुकसान है वो कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जाएगा फिर आखिर में। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतना पागलपन है कि वो इस लेवल तक जा सकता है। और अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है, कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, तो वो सिर्फ ईरान डैमेज नहीं होगा, ये सारी गल्फ स्टेट्स भी उसके साथ ही फारिग हो जाएगी, यहाँ पे कोई कदम नहीं रखेगा उसके बाद। तो ये पूरे आलमे इस्लाम का नुकसान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे टर्की इस वक्त सोच भी रहा है और वो दरमियान का रास्ता निकाल भी रहा है, उसके ऊपर अटैक भी हुआ है लेकिन उसने को रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है कि टर्की को अंदाज़ा हो रहा है कि ये सूरत हाल ख़तरनाक है और इसमें से हमें कोई एग्ज़िट प्लान इसको देना चाहिए, कोई एक रास्ता देना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कोई रास्ता है, क्योंकि ये आलम इस्लाम को पहले से ही चाहिए था कि वो उसको रोकता, अमेरिका को रोकता, इसराइल को रोकता, लेकिन उस वक्त क्योंकि डिवाइडेड थे, और उस डिवाइड का जो नुकसान है वो पूरे आलम इस्लाम को हो रहा है इस वक्त। चौधरी साहब, आपने तो बड़ी एक ख़तरनाक बात बताई है कि न्यूक्लियर ऑप्शन अमेरिका यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डिबेट आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। सर देखिए ना, टेक्निकल देखें ना, अब टेक्निकल चीज़ देखें कि सुपर पावर है वो, उसके पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा, क्योंकि वहाँ पे इंगेज कर लिया ईरान ने उसको। अगर 6 दिन में अमेरिका 2000 टारगेट्स को हिट करने के बाद 200 तैयारों के साथ और 50,000 सोल्जर्स के साथ, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ भी अगर वो ईरान को बो डाउन नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका फंस गया है यहाँ पे। अब वो फंस गया है तो अल्टीमेटली अपने आप को निकालने के लिए क्या करेगा वो, क्या उसके पास? लेकिन चौधरी साहब दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका ने उनकी अगर अकली तौर पे सोचें आप, ठीक है, लेकिन चौधरी साहब दूसरी तरफ अमेरिका ने उनकी पूरी क़यादत को उड़ा दिया। उनका जो नया अमीर बन रहा है या जो नया वज़ीर दिफा बन रहा है उसको भी उड़ा रहे हैं, और जो बनता जाएगा उसको उड़ाते रहेंगे। इस हद तक कि अभी नया सुप्रीम लीडर उन्होंने अगर मुंतखब भी कर लिया, उसका नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे कि उसको भी उड़ा देंगे। तो इस टेक्नोलॉजी की सूरत में और जो उन्होंने खंडर बना रहे हैं तेहरान को और ईरान को, हम ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त जो है बैकफुट पे और उसको सेफ एग्जिट चाहिए? जॉय साहब
देखिए अगर आलमी ताकत है कोई तो उसको सेफ एग्जिट तो देना पड़ेगा आपको। और अगर आप फिर मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वार सेकंड में जाएं आप, उसके बाद रूजवेल्ट ख़त्म हो गया था, उसका कैरियर ख़त्म हो गया, वो फारग हो गया, आज भी उसका कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन उसने वहाँ पे एटम बम चलाए 2 और 5 उसने टारगेट रखे थे, 17 पहले टारगेट रखे, उनको 5 में कन्वर्ट किया गया, उसमें 2 पे अटैक हुआ। उसके बाद सारी क़यादत जो थी वो जो जापान की वो भी ख़त्म हो गई कि उसने इस लेवल तक क्यों जाने दिया चीज़ों को। लेकिन 3.5 लाख लोग मर गए वहाँ पर, वो शहर बर्बाद हो गए। और उसके बाद वहाँ की आर्मी ख़त्म हो गई, वहाँ नेवी ख़त्म हो गई, वहाँ एयरफोर्स ख़त्म हो गई। पूरा सोसाइटी जो है जापानीज़, उसको अपने आप को रीडिज़ाइन करना पड़ गया। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई, वहाँ पे उन्होंने नए सिस्टम्स अपनाने पड़ गए। लेकिन जो लोग थे वो चले गए, जो नुकसान था वो हो गया। ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और रिज़ॉल्व है ईरान के जो आप ये समझ लें कि जो उसकी ताकत है, जिसमें उसने अपनी सर्वाइवल की है, वो कमाल है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मुल्क होगा जो इस तरह एक सुपर पावर के साथ, बल्कि 2 सुपर पावर्स के साथ, जो इसराइल है उसको टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो बहुत आगे है दुनिया में। उन दोनों का मुकाबला करना, डट के मुकाबला करना, और नुकसान भी इनका सिर्फ 1% हुआ है पिछले 5 दिनों के अंदर, और डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो डटा होना है, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी 168 बच्चियाँ एक जगह पे मारी गई हैं। तेहरान के अंदर आप सूरत देख रहे हैं, तेहरान बहुत डेवलप शहर था, वो बर्बाद हो गया है। 131 शहरों के ऊपर अटैक हो रहा है ईरान का। तो अल्टीमेटली ये बढ़ता चला जाएगा। और उसके साथ साथ आप गल्फ स्टेट्स का नुकसान देख लें, आप कतर से लेके ओमान तक आप देख लें, तबाही हो गई है वहाँ पे, और जो उनकी इकॉनमी है वो बर्बाद हो गई है। रास तनोरा के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी आयरन रिफाइनरी है वो बंद होगी। कतर के अंदर LNG का जो प्लांट है वो बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आबनाए हुर्मस के रास्ते जो आयल था वो रुक गया हुआ है। दुनिया के अंदर रिसेशन आ रहा है, दुनिया के अंदर प्राइस हैक्स हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये नुकसान है। और अभी ये नुकसान स्टार्ट हुआ है कामरान साहब, जनाब। अगर इसको रास्ता ना दिया गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये दरमियान में इस्लामिक दुनिया को उठना पॉइंट आ पड़ेगा, गया सर इस्लामिक आपका। वर्ल्ड को उठ के ये अमेरिका के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, आप चॉइस साहब की इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अमेरिका इतनी ज़्यादा तबाही के बाद ईरान की, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली ईरान एक तो सरेंडर नहीं कर रहा, ईरान जो है वो उनसे लड़ने के लिए तैयार फिर रहा है। अब लीडरशिप को तबाह कराने के बावजूद भी वो हथियार नहीं फेंक रहा। वहाँ पे कोई अवाम का प्रोटेस्ट नहीं हुआ हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ पे कोई रजीम चेंज नहीं हो सका। तो इसको हम इतनी कामयाबी समझ, और उसके बाद जो ईरान ने जिस तरह ऑयल रिफाइनरीज पे और दूसरे गल्फ कंट्रीज़ पे जो अलाइज है अमेरिका के, अटैक करके उनकी तबाही फेरी है, अपना हुर्मुज़ रोक के पूरी दुनिया की इकॉनमी को स्टैंड स्टिल पे करने की कोशिश कर दी है। और सऊदी अरब और कुवैत जैसी कंट्रीज़ जो हैं, या गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं, इनका सेटबैक दिया इनको, बिजनेस को इनके। क्या ये इतना है कि इसके बाद अमेरिका ये सोचे कि वो तो कुछ भी नहीं कर पाया, इतनी तबाही फेर के भी कुछ नहीं कर पाया, उल्टा वॉर की तबाही उसके अलाइज तक पहुंच गई है, वॉर की तबाही उस तक पहुंच रही है, उनकी इकॉनमी भी अब हिट हो गई, यूरोप की इकॉनमी भी हिट हो गई, तो अमेरिका फेस ऑफ के लिए सोच रहा है। तो अगर उसको वो ना दिया गया तो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जा सकता है। और क्या फेस ऑफ देने के लिए मुस्लिम ममालिक में इतना दमखम है, या इतना वो है कि वो इंगेज करके कंबाइंड होकर ईरान की दुश्मनी को बुलाकर अमेरिका से कोई बात करें कि जी आप पीस की तरफ आ जाए? देखिए कामरान, जंग तो ईरान जीत गया है। जीत गया। जब हम ये कहते हैं कि ईरान जंग जीत गया तो इसके माने क्या हैं? इसके माने ये हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर महफूज कौम कौन नज़र आ रही है आपको, जो पूरी गल्फ स्टेट को छोड़ के जा रहे हैं? वो कौन है? वो ईरानियंस तो नहीं हैं, वो तो अमेरिकन्स हैं। दुनिया को आज सबसे गैर महफूज किसने बनाया? ईरान ने तो नहीं बनाया, वो तो अमेरिकन्स ने बनाया गैर महफूज। आज डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर इंटरनली किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है? इसी जंग के हवाले से सामना करना पड़ रहा है। तो बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दो बदमस्त हाथियों की तरह हैं, जिन्होंने ये सोचे समझे कि आप जिस मुल्क को पर अटैक करने जा रहे हैं उस मुल्क के पास क्या चीज़ है, और आपने ये जाने बगैर कि अगर आप खामेनेई को शहीद कर देंगे तो क्या ईरान ख़त्म हो जाएगा? खामेनेई को तो आपने शहीद करके उसको ज़िंदा कर दिया, और आपने वो सारी कौम को जो अंदरूनी तौर पे, माशी तौर पे सियासी कशमकश, माशी कशमकश का शिकार थी, उसको आपने यूनाइट कर दिया। जी। अब आपका जो मेन टारगेट था रिजीम चेंज, वो आप नहीं कर पाए।
आपका मेन टारगेट था कि ईरान के न्यूक्लियर उसको तबाह कर दें, वो नहीं कर पाए आप। तो उस लिहाज से अगर देखें तो सर वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो लास्ट जून 2025 में तबाही कर दी थी अमेरिका ने उनकी, वो कहाँ है उनके पास है? वो तो बहाना अमेरिका ने मारा, भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कहाँ है बेचारों के पास? वही मैं कह रहा हूं ना, तो ईरान तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, ईरान तो अपनी जगह लड़ रहा है। ईरान ने किया क्या इस वॉर में? ईरान ने पूरी इस्लामिक कंट्री को एक्सपोज करके रख दिया, उन तमाम कंट्रीज को जो अमेरिकन अलाय के तौर पे सामने आए। आप देखें तो कि कितने कितने अमरीकी अड्डे मौजूद हैं गल्फ स्टेट में, यानी वो गल्फ स्टेट्स क्या अमेरिका को कहेंगी? यूएई की आज जो सूरत हाल है, कतर की जो सूरत हाल है, बैरूत की जो सूरत हाल है, अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने उन तमाम ममालिक को नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की जहां उसके नज़दीक वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहे थे। उसने इराक़ को तबाह किया, उसने लीबिया को तबाह किया, उसने सीरिया को तबाह किया। आज वो ममालिक तबाह हो रहे हैं कि जिन्होंने अपने अड्डे अमेरिका को दिए कि वो इन स्टेट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों, क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस को जो ममालिक सपोर्ट कर रहे थे जी पैलेस्टीनियन कॉज को, देखिए ये तो सारी तारीख के तालिब इल्म हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। जो सोवियत यूनियन का टूटना हुआ और उससे जो डिसबैलेंस कायम हुआ, उसकी आज हमें ये फील हो रहा है कि सोवियत यूनियन का टूटना कितना गलत था। कि आज हमें ये महसूस हो रहा है कि एक सुपर पावर है, वो ये समझती है, और उस सुपर पावर पे बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा शख्स हुकूमत कर रहा है जो ना अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की सुनता है, जो ना अमेरिकन कांग्रेस की सुनता है, जो ना यूनाइटेड नेशन की सुनता है। तो एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आदमी आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क को और सबसे ताकतवर दी ओनली सुपर पावर उसका सरबराह है, और वो उसके बस में जो चीज़ आ रही है वो कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? आप पूरी अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या अमेरिका ने कोई जंग जीती है? लेकिन सर क्या जिस कोई तरह चौधरी जंग साहब जीती कह रहे हैं है। कि फिर इतना डेस्परेट अगर अमेरिका हो जाए, आप भी कह रहे हैं, तो क्या वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ? अच्छा, न्यूक्लियर फर्ज करें, खुदा ना खास्ता जी, आप मुझसे- वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर लेता है, फर्ज करें, क्या होगा? लाखों ईरानियंस मर जाएंगे। नहीं, उसकी तो उसके बाद क्या दुनिया साथ की पीसफुल हो जाएगी? आजू बाजू कंट्रीज भी हिल क्या जाएंगी दुनिया भाई। पीसफुल हो जाएगी? वही मैं कह रहा हूं, क्या जापान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा के क्या जापान खत्म हो गया? जापान तो आज एक मजबूत तरीन इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है। कोई एक मुल्क तो बताएं ठीक है कि सर, जहां अमरीकी मुदाखलत हुई सर हो। आपका पॉइंट आ गया मदर साहब। अमेरिका इज अ लूजर इन दिस वॉर एंड ईरानियंस आर द विनर्स इन दिस वॉर। सर आपका पॉइंट अगर आप उसको सीरियसली एनालाइज करें ठीक ठीक तो ईरान ने लूज नहीं किया है, अमेरिका ने बहुत लूज किया है। ठीक ठीक सर आपका पॉइंट आ गया। एयर मार्शल साहब मुझे एक बात बताइए, क्या न्यूक्लियर ऑप्शन किसी भी कंट्री के लिए, इन दिस केस जी। अमेरिका के लिए है ईरान के खिलाफ? नंबर 1। नंबर 2, आप साबिक सफारतकार भी रहे, आप तो समझते होंगे, आप शाम में सफीर भी रहे, तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है इनका मसला क्या है? मतलब क्या ईरान से प्रॉब्लम या ईरान को इनसे प्रॉब्लम क्या है? मतलब इनमें कोई आपस में दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? क्या वजह है जब इजराइल जॉइंट दुश्मन है इन सब का? देखिए, प्रॉब्लम क्या है? देखें, मैं आपको जब 1979 में इनकलाब आया था, तो उसके बाद नेचुरली जब वो आइडियोलॉजी थोड़ी सी स्प्रेड होनी शुरू हुई थी तो सारे कंट्रीज़ वो थोड़े से घबरा गए थे। बट 90s के एंड पर ईरान ने बल्कि 3 मौके आए, 99 में भी, 2001 और 3 में, जब उसने ऑफ़र की थी बाकी कंट्रीज़ को इन द रीजन कि अपने इख्तलाफ आप भुला देते हैं, आपको जो हमारे से आइडियोलॉजी का या किसी चीज़ के स्प्रेड होने का डर है, लेट्स फिनिश इट, और हमारा एक कॉमन एनिमी है इजराइल, उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाते हैं, मुत्तहदा महाज बनाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वो 1 by 1 हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। उस वक्त अगर ये सारे मिल के एक महाज बनाया जाता, अब देखें कामरान साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि ये सारे ख़ित्ते के ममालिक जो हैं उनके अपने अपने क्या मुफादात हैं और उन मुफादात की वजह से क्यों उनके आपस में ये होता है। अब मैं जब
लेकिन मैं एक और चीज़ पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, हम इमोशनल हो के हमने एक जंग एक किस्म की ईरान को जितवा दी है। आई एम ए टेक्निकल पर्सन, अगर आप मुझसे पूछते हैं असेसमेंट, तो अमेरिकन जी तो देखें, अमेरिका की बड़ी एक फिनोमिनल पावर है, ठीक है। अमेरिकन इस जंग को 6 महीने से, दिसंबर से प्रॉपर इजरायलीज के साथ मिलके, अब ये लीक आउट हो गया है, इन्होंने प्लान किया है, उनकी कोई ना कोई इसकी स्ट्रेटजी है। अब हुआ ये है कि मतलब जैसे जॉन वार्डन ने गल्फ वॉर में कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लीडरशिप होती है, आप उसको मार दें तो आप ये जंग जीत जाएंगे। उन्होंने वहाँ पे ये अप्लाई की स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी इस वक्त यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई इंस्टेंटली, इसलिए कि जो मुल्क वॉर ऑफ सर्वाइवल करता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी लीडरशिप नहीं होती, उसकी अवाम होती है, उसका नेशनलिज्म होता है। जो कंट्री वॉर ऑफ चॉइस करता है, जो कि नेतन्याहू और ट्रंप साहब हैं, उनके केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लीडरशिप होती है। फॉर एग्जांपल, आज आप ट्रंप साहब को या नेतन्याहू को एलिमिनेट कर दें, वॉर ख़त्म हो जाएगी। ईरान में अगर आप लीडरशिप को करते जाएंगे, वॉर नहीं ख़त्म होगी, इसलिए कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। वो 40 साल से ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं जीता? मतलब मैं आपकी पॉइंट सुनना चाहता हूँ, या नहीं जीत रहा फिलहाल? देखिए, बात यह है कि अभी इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अभी इस जंग को अगर वो प्रोलॉन्ग करना चाहेंगे तो दिस विल बिकम अ वॉर ऑफ स्टेमिना। जब वॉर ऑफ स्टेमिना बनती है तो इन अ वेरी टेक्निकल टर्म्स, अभी रेजिलियंस को छोड़ दीजिए, आवाम के जज्बे को छोड़ दीजिए, अभी जब आप बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी की अभी फिलहाल बात करें, छोड़ दें कि ये जंग हुर्मुज़ की वजह से या गल्फ कंट्रीज़ के प्रेशर की वजह से रुक जाएगी, एज्यूम फॉर अ टाइम बीइंग कि ये जंग 2 महीने और जारी रहेगी। और अब देखिए, आज अमेरिका ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, पीट हेगसेथ ने, उसने कहा है कि हमारा जनूबी हिस्से पे तकरीबन हम हावी हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है, कहते हैं कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी इन वॉर, वॉर ऑफ नैरेटिव है, उसको हम शायद अभी ना करें। लेकिन आप ये देखें कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये कुर्द को जो नॉर्थ पर हैं वहाँ पे इंसाइट करने की कोशिश करेंगे और इस हमारी साइड के लोगों को फिर इंसाइट करने की कोशिश। जब एक टेरेबल बॉम्बिंग कैंपेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो विल है वो टूटना शुरू होती है ईरान की। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के केस में ये होगा। देखें, अभी तो द वॉर हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी इस वॉर को आप इतनी जल्दी कंक्लूड, आपने जो देखें लास्ट टाइम 12 डेज की वॉर हुई थी, उस वॉर को हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो ईरान की विन थी, इसलिए कि इजराइल खुद आया था। अब देखना यह है कि उन्होंने उस 12 डेज वॉर में क्या लेसन सीखे हैं, बिकॉज उनको मालूम है एग्जैक्टली कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। आप ये कह रहे हैं कि अभी हम कह नहीं सकते कि ईरान ये जंग जीत गया या जीत रहा है, एम आई राइट? अभी तो स्टार्ट है सिर्फ ये। अब हम ये नहीं कह सकते कि जंग कौन जीता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल अननर्व्ड हो गए हैं, सारी दुनिया के ओपिनियन उनके खिलाफ हो गए हैं, उनके अपने अंदर फूट पड़ चुकी हुई है, स्पेशली अमेरिका में। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी कि इस वॉर को शायद प्रोलॉन्ग ना होने दें और इसका कोई ना कोई आपका पॉइंट आ गया। बहुत से सवाल है मेरे सामने, जिसमें एक तो ये है कि ये जो थ्योरी चलती है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस तरह का महाज इजराइल इंडिया के साथ मिलकर बना सकता है, इस पर मैं अपने गेस्ट की राय ज़रूर लेना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली अब देखना पड़ेगा कि क्या ईरान की सिर्फ ईरान जब तक यानी कि सरेंडर नहीं कर रहा या ये कह नहीं रहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, यही उसकी फतह काफ़ी है, या फतह ये है कि अमेरिका जो है बस 1-1.5 हफ्ते में मजीद या 1 हफ्ते से भी पहले उस पर इतना प्रेशर पड़े अपनी लोकल पब्लिक का, उस पर इतना प्रेशर पड़े गल्फ कंट्रीज़ का जो कि ईरान के अब मिसाइल की जद में है, उनकी ऑयल रिफाइनरी उनकी मिसाइल की जद में है, और नया हुर्मुज़ की वजह से उनकी इकॉनमी उसकी जद में है। इतना प्रेशर पड़े कलेक्टिवली कि अमेरिका जो है वो बगैर रजीम चेंज किए हुए, बगैर सरेंडर कराए हुए, बगैर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को सरेंडर कराए हुए, बगैर वहाँ के रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चेंज किए हुए जो उन्होंने क्लेम किए थे, अगर अमेरिका के क्लेम्स पे चले जाएं कि हम ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इनका रजीम ठीक नहीं है, वो इस्लामिक है, फनेटिक्स है, ये चेंज किए बगैर अमेरिका अगर चला जाए तब तो समझ आती है कि ईरान जीत रहा है। अदरवाइज तो अगर अमेरिका कंटिन्यू करता रहे और अपने फुट ऑन ग्राउंड, क्योंकि चौधरी साहब ने या मदर साहब ने जितनी एग्जांपल्स दी हैं इराक वगैरह की, इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि, और या वियतनाम का भी अगर आप इंक्लूड कर लें, कि उनकी फौजें उतरी हैं वहाँ पर और उतरने के बाद वो जलील और रुस्वा हुई। यहाँ पे उतरने का सवाल ही कोई नहीं, वो तो आसमानों से ही जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉडी और पता नहीं क्या कुछ करके उनकी लीडरशिप को उड़ा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा जज्बात को साइड पर रख के कि जनाब ईरान की जंग जीत भी रहा है या नहीं जीत रहा, और अमेरिका अगर हार रहा है तो किस तरह हार रहा है, और क्या पाकिस्तान नेक्स्ट की जो बात की जाती है उसमें कितना वजन है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पे।
बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जी, जिसमें जावेद चौधरी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पेश किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका जंग हार रहा है, उसको फेस सेविंग के लिए या तो अरब ममालिक कोई पीस प्रपोजल पेश करें या फिर जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन तक जा सकता है। और एयर मार्शल साहब उस पर कह रहे हैं कि शायद इतनी जल्दी अमेरिका जंग नहीं हार रहा और इतनी जल्दी ईरान जीत भी नहीं चुका जंग। चौधरी साहब, इसको ज़रा किस तरह देखेंगे आप, क्योंकि अगर सिर्फ यही हमारे लिए जीत का म्यार है कि जब तक कि वो ईरान लिख कर या हाथ खड़े करके सरेंडर ना कर दे, तो वो तो शायद वो कभी भी ना करे, लेकिन जिस तरह वो अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह उनकी तबाही हो रही है, जिस तरह उसकी लीडरशिप हो रही है, ना उनको कोई नया आर्मी चीफ का नाम सामने आ पा रहा है, क्योंकि उसको भी उड़ा देंगे, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि ईरान जो है वो ये जंग जीत रहा है और अमेरिका जो उसको फेस ऑफ चाहिए इस स्टेज पे अभी? अब मेरा ख्याल है, अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम, क्योंकि इस वक्त 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं आपकी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। शायद हम चारों में से वाहिद मैं आदमी हूँ जो ईरान बहुत मरतबा गया, जिसने ईरान नहीं, को आप बड़ी गए करीब ज़्यादा, से ये बात देखा सही हो, है, ईरानियों ये को बात- करीब आप से देवत देखा, एक दफे पूरा गए, ईरान, सही है। पूरा ईरान मैंने घूम के देखा हुआ है। देखिए, ईरानियों के अंदर एक खूबी है कि वो नेशनलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, और नेशनलिस्ट भी ऐसे नेशनलिस्ट हैं कि अपनी कौम के लिए वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर 9 करोड़ आबादी है ईरान की, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 8 करोड़ उनमें शहादत का रुतबा अख्तियार करना चाहेंगे। शहादत उनके DNA का हिस्सा है। दूसरा ये है कि 6000 साल पुरानी तहजीब है, 6000 साल में उन्होंने बड़ी बड़ी पावर्स को देखा है और बड़ी लंबी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, इसमें कोई लिहाजा उनका DNA बन गया जंग का। अगर हम ये सोचें कि वो सरेंडर करेगा, ये पीछे हटेगा, तो ये गलत बात है। वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, सरेंडर नहीं करेगा, ये उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर वो डटा रहेगा तो ज़्यादा लाशें उठेंगी वहाँ से, वहाँ पे लाखों लोग मरेंगे, और जब लाखों लोग मरेंगे तो ये मौत सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, ये गल्फ स्टेट्स को डैमेज करेगी, ये तुर्किया को डैमेज करेगी, ये पाकिस्तान को डैमेज करेगी। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए, अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर मुझे ख़तरा है कि अमेरिका पाकिस्तान को घसीट लेगा जंग में। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को बुला लिया तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को बुला लिया तो पाकिस्तान के पास इनकार का ऑप्शन नहीं है। हम कैसे इनकार करेंगे, हम कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक मुआहदा हुआ है, और जब सऊदी अरेबिया को ज़रूरत है, वो कहता है जी मुझे अब ज़रूरत पड़ी है तो आप आएँ, और हम अगर इनकार कर देते हैं इस सूरत हाल में, तो ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये मुआहदा ख़त्म हो गया, हमारे 30 लाख पाकिस्तानी है वहाँ पे, अगर सऊदी अरेबिया उनको निकाल देता है, हमारी रेमिडेंस रुक जाएगी। अगर वो अपने पैसे वापस मांग लेता है, हम इकोनॉमिकली जो हमारी स्टेबिलिटी जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया आपने। हमारे उनके साथ पुराने रिलेशंस हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर हम फंसते चले जाएंगे। लिहाजा अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त दरमियान में आए, उसने सऊदी अरब को कहना है, सऊदी अरब ने हमसे डिमांड करना है, आप फंस जाएंगे अगले 2-4 दिनों के अंदर। आप देखिएगा कि ये लेकिन चौधरी साहब एक बात बताइए, चौधरी साहब आपने जो बात फरमाई नहीं कर सके। इसहाक डार साहब ने तो कहा कि उन्होंने बड़ी गजब की डिप्लोमेसी की है, और शायद वो इसी एग्रीमेंट की वजह से की है कि उन्होंने सऊदी अरब को मनाया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो ईरान के खिलाफ, और ईरान को समझाया कि जनाब आपने सऊदी अरब पर अटैक नहीं करना। तो क्या डार साहब की डिप्लोमेसी कामयाब नहीं आपको होती नजर आ रही है? सर वो अटैक हो गया ना, सर वो अटैक हुआ, वो आज भी अटैक हुआ है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पे। वो एग्रीमेंट खत्म हो गया हुआ है, और अब सऊदी अरेबिया ने आज बयान दिया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। दूसरी बात, कामरान साहब जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, 24 जून को, जो 24 जून 2025 को जो जंग हुई थी, अमेरिका ने हमला किया था, इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर। उस वक्त पाकिस्तान ने फेस सेविंग दी थी, उस वक्त बहुत बड़ी फेस सेविंग ये थी कि अमेरिका फंस गए थे उस वक्त भी, और पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि ठीक है, आप उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करके तो आप एग्जिट ले लें। और उसके बाद ईरान की मर्जी से वो हमला हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहाँ से यूरेनियम निकाल ली, वहाँ ताबकारी के ख़तरे से बच के अमेरिका ने उसके ऊपर 2 बम मारे, उसके बाद एग्जिट ले लिया, और उसके बाद फेस सेविंग होगी। ईरान ने भी जश्न मना लिया, अमेरिका ने भी जश्न मना लिया। इस वक्त भी यही करना पड़ेगा। अगर यह नहीं होता, पूरी गल्फ स्टेट्स जाएंगी साथ की साथ वहाँ पे, फिर आप ये भूल जाएं कि ये मुफ्त पेट्रोल हमें मिलेगा, या वहाँ पे कुछ दोबारा दुबई आबाद हो सकेगा, या कतर आबाद हो सकेगा। ये सारा का सारा उड़ जाएगा वहाँ से। और उसके बाद जो ईरान के अंदर लाशें बिछेंगी वो बड़ी खौफनाक होंगी, क्योंकि ईरान ने पीछे नहीं हटना, उनका DNA वो पीछे नहीं हटता। तो फेस सेविंग इस वक्त आपको देनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान को लिपेट लेंगे अगले 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। मजर अब्बास साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को हम अगर मान लें, अभी मफरूजे के तौर मान लें कि जी अमेरिका
सऊदी अरब मिल के पाकिस्तान को इंगेज कर लेते, पाकिस्तान के लिए फैसला क्या, पाकिस्तान क्या फैसला इस मौके पे कर पाएगा? क्योंकि ईरान से दुश्मनी का मतलब ये है कि हमारा एक अफगानिस्तान का बॉर्डर ऑलरेडी हम उस पर चल रहे हैं, इंडिया का तो मुस्तकिल बॉर्डर हमारा जो है वो तैयार है, उसके साथ तो लगे हुए ही हम, तो तीसरा ये ईरान का भी खुल जाएगा, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी सर उस वक्त? देखिए कामरान, जो चौधरी साहब ने ईरान के इतने दौरे के बाद एनालिसिस किया वही मेरा भी एनालिसिस है, ईरान का दौरा किए बगैर भी। ठीक है। जो ईरानियन हिस्ट्री को जानते हैं, जो ईरानियन सिविलाइजेशन को जानते हैं, उन्हें पता है कि ईरानियन रिजॉल्व क्या होता है। और ईरान तो इस वक्त ये समझता है ना कि मैं फसीले शहर हूँ पर नरग़े बातिल में हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ईरानियंस ये अमेरिकन साइट्स को अटैक नहीं करता तो क्या ये अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? क्या ये इस्तेमाल नहीं होने थे? तो ईरान के पास क्या चॉइस थी? ईरान तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा, उसने वो तमाम डिमांड्स तकरीबन मान ली सिवाय मिसाइल वाले मसले पर, जो कि अमेरिकन या दूसरे चाहते थे। लाइफ है जी, ठीक ठीक, लाइफ लाइन उनकी है। देखे ना, तो उसके बाद लेकिन मदद साहब इसको रिस्पॉन्ड करें, क्या पाकिस्तान इस डिलेमा में कभी आ सकता है कि सऊदी अरब पे अगर अटैक फुल फ्लैज हो जाए या सऊदी अरब के साथ मामला बिगड़ जाए ईरान का, तो सऊदी अरब पाकिस्तान को कहे कि जनाब आ जाए, हमारा मुश्तरका पैक्ट है। सर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से झप्पी मारते हैं, झप्पी मारते थे, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से कहे ना कि भाई ईरान तो उस पर तैयार था, आप वही मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, जंग को ख़त्म करें। ईरानियंस अगर उस चीज़ पर तैयार थे, उन चीज़ों पे उसको एक्सेप्ट करें और जंग को ख़त्म करें। मसला ये है कि नेतन्याहू के कहने पर अगर आप मुज़ाकरात को सबोटाज करेंगे तो ये जो आपने सो कॉल्ड जो है पीस वो बनाए था, फोरम बनाया था, वो कहाँ चला गया? वो सर वैसे ही रेलेवेंट हो गया, सिर्फ गाजा के लिए तो नहीं बनाया गया। मदद साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मसला ये कि ईरान क्या करे? ठीक है, नहीं ईरान तो कुछ ना करे, मैं तो अभी अपने मसले को लेकर बैठ गया पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान कर सकता है कि जी चौधरी साहब, इस्लामी दुनिया है मज़र, जो इस्लामी दुनिया है उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जब ये डायलॉग हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, तो उस वक्त सिर्फ ओमान के ऊपर हमने छोड़ दिया, ये मुस्लिम वर्ल्ड को दरमियान में बैठना चाहिए था। जब उससे पहले हम सब लोग एक्टिव थे, पाकिस्तान एक्टिव था, तुर्किया एक्टिव था, सऊदी अरेबिया उसके अंदर था, कतर उसके अंदर था, तो उस वक्त इन सबको बैठना चाहिए था। इन्होंने जब अपने आप को अलूफ कर दिया या ईरान को अकेला छोड़ दिया, तो जो है बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा के लिए तो नहीं था ना, जो गल्फ स्टेट है वो बर्बाद हो रही है। मिडिल ईस्ट के लिए था जी बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, पॉइंट आ गया आप दोनों का। वही तो मैं कह रहा हूं। एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान को अगर इन्वॉल्व किया जाता है इस वॉर के अंदर, पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान इंडिया के साथ इंगेज्ड है, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? पाकिस्तान क्या कर सकेगा उस वक्त आपके ख्याल में? देखें, पहली बात तो यह है कि हम जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर एक टेक्टिकल सक्सेस और स्ट्रेटेजिक जो कॉन्सिक्वेंस है, इनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। ये अभी हमने बहुत जल्दी मफरूज़ों पे आ रहे हैं। अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हैं ये टेक्टिकल सक्सेस है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि एडवर्सरी क्या करता है। ईरान इज़ प्लेइंग इट वेरी वेरी स्मार्टली। ईरान ने देखें एक्सपैंड कर दी है, उसने जब इस वॉर को एक्सपैंड किया है तो मजबूर हो गई है वर्ल्ड, और आप देखिएगा बहुत जल्दी मजबूर हो जाएंगे कि इस वॉर को रैपअप करें। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इसको इस चीज़ का एहसास है कि ईरान के बाद अगर ईरान की सिंपैथी किसी की दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान है। हमारे 3 करोड़ लोग तो वैसे ही उनके साथ इतने इंक्लाइंड हैं। और सऊदी अरब के साथ हमें कभी भी ये सिचुएशन नहीं आएगी कि हमारी फौज लेकिन अगर आएगी तो क्या करेंगे हम? ईरान हम वहाँ पे डिफेंड तो करते हैं सऊदी अरब को। देखें ईरान वो लेकिन देखिए उसकी कोई रीजन होनी चाहिए ना, वो वही रीजन होगी कि अगर ईरान सऊदी अरब पे अटैक करे, ईरान की कोई वो अभी आपको चॉइस साहब ने बताया कि ऑयल रिफाइनरियों पे तो अटैक कर रहे हैं, वो अमेरिकन एम्बेसी पे भी अटैक किया उन्होंने वहां पे। जी, अमेरिकन एम्बेसी का अटैक एक और चीज है। चलें पाकिस्तान की आर्मी वहां चलेगी फॉर द डिफेंस, बट डज इट मीन कि हम वहां गए हैं डिफेंस के लिए तो हमने ईरान के साथ जंग? चॉइस साहब की बात भी सुन लें जी। चॉइस साहब क्या फरमा रहे हैं? हाँ, लेकिन देखें लेकिन आप इस चीज को जरूर समझिए। मैं आपको एक और क्या कह रहे हैं चॉइस साहब, पहले बता दें। एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सर एक और मफरूजा, एक छोटा सा मफरूजा है, क्योंकि ईरान जो है दिन रात न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने पे लगा हुआ है इस वक्त, और वो जंग एक साइड पे लड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे वो अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता है तो फिर क्या होगा?
जी शाहिद साहब। जाहिर है जी, अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल हो जाए, अब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर कैपेबल है, तो कोई उसकी जरूरत तरफ नहीं होगी आंख किसी को उठा के अटैक भी नहीं करने देखता। बट आई थिंक हम हाँ, लेकिन अभी हम बहुत जल्दी इस पे जंप कर रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल होना एक जंग के दौरान में शायद इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अमेरिकन ने खुद टेस्टिफाई किया है, पेंटागन ने, उनकी CIA ने, कि ईरान एक मिनट होल्ड कीजिएगा शाहिद साहब। मदद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नॉट में सर हिला रहे हैं, फरमाइए जल्दी से। नहीं, मैं तो एक सिंपल, मैं शाहिद साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, हम बहुत जल्दी न्यूक्लियर उस पे आ गए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, और बिल्कुल सिंपल सा सलूशन है, पाकिस्तान शुड अप्रोच अमेरिका। देखिए, पाकिस्तान अपना रोल, अमेरिका और सऊदी अरब, मुझे तो ताज्जुब है कि व्हाट रोल चाइना इज प्लेइंग, क्योंकि चाइना चाइना enjoy कर वो रहा है मुल्क जी। था जिसने सऊदी अरब और ईरान रशिया को सबसे ज्यादा enjoy कर रहा है, उसका oil बिक रहा है। सऊदी अरब वो हाँ, जी, नहीं, लेकिन चाइना वो मुल्क था जिसने सऊदी अरब और ईरान को बैठाया था, ठीक है, और उनको करीब मदद लाए साहब, थे। क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं तो ब्रेक ये से कह रहा हूं पहले ना कि दुनिया मुझे को ये सिर्फ आपके इस समझना पॉइंट को आगे ले चाहिए। जाना देखिए, चाहिए। लेकिन मगर अगर कामरान, चाइना दुनिया आ को गया ये या समझना रशिया दरमियान चाहिए। में आ गया तो फिर ये जंग खत्म नहीं हो सकेगी फिर। चौधरी साहब दोबारा बताएं क्या कहा आपने? मेरे भाई, इस वक्त अगर नहीं, चाइना मेरे और भाई, रशिया इस वक्त- दरमियान में इस आ वक्त गए issue तो क्या फिर ये है? जंग हाँ। खत्म नहीं हो सकेगी, फिर ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। मेरे भाई, इस वक्त इशू क्या है? चौधरी साहब, इस वक्त इशू क्या है? क्या ये जंग ईरान ने शुरू की है? क्या ईरान उस चीज पर तैयार नहीं हुआ बिल्कुल था? नहीं की। क्या मुज़ाकरात के आखिरी दौर में ये नहीं कहा गया था कि प्रोग्रेस हो रही है? उसके बाद जिसने अटैक किया उससे कहा जाए कि अटैक खत्म करे, उससे कहा जाए कि चीजें चौधरी withdraw साहब, करें। अमेरिका सीधी सी बात अमेरिका है। के ऊपर इन्फ्लुएंस वहीं से इतना है शुरू करें पाकिस्तान का जहाँ कि कौन पाकिस्तान कहेगा? जो खत्म मदद हुए साहब थे। कह रहे हैं कि जाके समझा और दें कहने पाकिस्तान। से वो वापस चला जाएगा वो। नहीं चौधरी साहब, अमेरिका का कहने के से ऊपर वापस इन्फ्लुएंस चला है जाएगा, पाकिस्तान कौन का समझाएगा इतना उनको? कि पाकिस्तान यार, तो कहे। फिर क्या करे ईरान? फिर क्या करे ईरान? जब भाई, आप जिस उसकी वो अमेरिका मुज़ाकरात पे, के लिए जिस तैयार डोनाल्ड है, ट्रंप पे वो आपकी सारी पूरे बातें अमेरिका के मान रहा इन्फ्लुएंस है, नहीं है। उसके बाद भी पूरा अगर अमेरिका उसको नेतन्याहू समझा के रहा कहने है, पर आप वो अटैक डोनाल्ड ट्रंप करेंगे उसको नहीं तो समझ रहा, ईरान क्या तो करे? पाकिस्तान कैसे समझाएगा? पाकिस्तान के समझाएगा जिस डोनाल्ड ट्रंप पे पूरे अमेरिका की इन्फ्लुएंस है। मुझे एक बड़ी हैरतनाक खबर मिली इस्राएली मीडिया से, और मुझे यकीन नहीं आया इसके ऊपर। जो इजरायली मीडिया ने दावा किया है आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से, मैं आपसे आके शेयर करता हूँ, शायद आपको समझ आए बात एक ब्रेक के बाद। इजरायली मीडिया ने एक बड़ा हैरतनाक दावा किया है कि जी आयतुल्लाह खामनेई के बेटे जो है मुज्तबा खामनेई, उनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। अगरचे ईरान के सरकारी हलकों ने इसकी बाज़ाब तस्दीक दी की। अगर ये ऐसा हो गया मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि इनके जो सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के अंदर, वो तो बड़ा टफ और रिगरस सिस्टम होता है जिसके जरिए बनते हैं, और उसमें मौरूसियत वाला मामला नहीं जिस तरह बादशाहों में होता है। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है, और तस्दीक अब तक ईरान की तरफ से शायद इसलिए भी ना हो रही हो कि अब जो नया लीडर उनका बन रहा है उनको वो टारगेट करके मार रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी, जैसे कि वजीर दिफा जो नया बना उसको भी उड़ा दिया। जंग कौन जीतेगा, कौन जीत रहा है, ये तो टाइम इज़ द बेस्ट जज। हम आपको रिपोर्ट करते रहें। कल तक इजाज़त।